नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैच एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस नए विषय पे बात करने वाले जिसका नाम है पर्वतमाला परियोजना, जो सुर्खियों में है। रोपवे जिसे कहा जाता है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। वैसे आप जानते हैं कि कुछ समय पहले एक विषयगत घटना हुई थी रोपवे को लेकर, जिसके कारण से ये सुर्खियों में है। तो चलिए जानते भी हैं कि आखिरकार रोपवे होता क्या है, कहां कहां पर है, धार्मिकता के आधार पे कहां कहां पर लोगों को खुशहाल करने के लिए, लोगों को सफलता सरलता दिलाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो चलते हैं केदारनाथ। जी हां, हिंदुओं के प्रसिद्ध क्षेत्र केदारनाथ और हेमकुंड में रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। और यह मंजूरी उन सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अधिक उम्र के हैं। उनके लिए ये रोपवे बहुत रामबाण यहां पर उनके लिए सिद्ध होने वाला है। तो चलिए जानते हैं रोपवे होता क्या है और आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय कैबिनेट जो कैबिनेट है, इसने केंद्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसे हम पर्वतमाला परियोजना कहते हैं, इसे मंजूरी दे दी है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड में बनाने की मंजूरी मिली। और उत्तराखंड में कहां पर मिली है, तो पहला मिला है रज्जू मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने आर्थिक मामले की जो कैबिनेट समिति है, इसने क्या कहा है कि सोनप्रयाग से लेकर कहां तक, केदारनाथ तक भी रोपवे मंजूरी करो। तो दो जगह पे ये मंजूरी मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसकी लागत तो देखिए भाई साहब, 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में बनकर तैयार होने वाला है। इसके अलावा ये जो परियोजना स्थल रहने वाला है, ये गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जी, जो लगभग 12.4 किलोमीटर का पूरा रोपवे होने वाला है। और सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होने वाली है। तो ये श्रद्धालुओं को बहुत लंबा रास्ता चलकर या घोड़े में, खच्चर में या हेलीकॉप्टर से जाना होता था, उसमें ये बहुत सरलता दिलाने वाला काम होने वाला है। तो वही चीज यहां पर भी लिख दी है। वर्तमान में गोविंद घाट से हेमकुंड साहब की यात्रा 21 किलोमीटर की है। सोचिए 21 किलोमीटर की यात्रा है। और गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर्वत की चढ़ाई है। और दोनों बड़ा टफ है, जिसे या तो पैदल यात्री जाते हैं, या टट्टू की सहायता से जाते हैं, पालकी की सहायता से जाते हैं, या हेलीकॉप्टर की सहायता से जाते हैं। यदि आप भी कहीं पर गए हैं किसी धार्मिक यात्रा पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो यही है कि आखिरकार रोपवे प्रणाली होती क्या है, रोपवे सिस्टम जो है ये होता क्या है, रोप क्या है, वे क्या है। चलिए इसी की चर्चा लगातार करते हैं। तो रोपवे सिस्टम क्या है भाई, तो रोपवे सिस्टम एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रणाली है, एक परिवहन की प्रणाली है, जिसमें केबल की सहायता से, ये जो केबल बंधी हुई है ना, ये केबल, इन केबल की सहायता से क्या किया जाता है, माल को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। प्राचीन समय में ऐसे होते थे, आजकल आधुनिक हो गए हैं, तो आजकल स्ट्रक्चर्ड दिखाई देते हैं। इसी में एक विशेष चीज होती है जिसे कहा जाता है गंडोला राइड, या इसे गोंडोला राइड के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जो उपस्थित गैंडोला राइड है, ये भारत की और विश्व में सबसे सुंदर, सबसे ऊंची गैंडोला राइड्स में से एक भी मानी जाती है। तो गैंडोला राइड एक प्रकार का यही रोपवे सिस्टम है, जिसमें केबल के सहारे, जो केबल होता है, केबल तार होते हैं, इन तार के सहारे ये जो लोहे के बने बॉक्सेस हैं, इनको आगे पहुंचाने का काम किया जाता है। इससे यात्रियों को भी ले जाया जा सकता है, सामान को भी ले जाया जा सकता है। इसमें कितने प्रकार की केबल होती है, तो 3 प्रकार की केबल होती है। एक केबल क्या होती है, तो एक केबल आने जाने के लिए खींचने का काम करती है, और 2 केबल बिल्कुल स्थिर होती हैं। तो 2 केबल जो होती हैं वो गैंडोला को सहायता देने के लिए होती है, सपोर्ट देने के लिए होती है। और जो एक केबल होती है वही उसे आगे और पीछे की ओर खींचती नजर आती है। इसके अलावा डिटैचेबल आजकल तकनीक है, और डिटैचेबल तकनीक का अर्थ ये होता है कि गैंडोला को, जो वो बॉक्स है, उस बॉक्स को आगे तक ले जाना, उससे डिटैच करना, और फिर वहां से अगले व्यक्ति को भरकर अगली जगह तक आरामदायक पहुंचा देना, इस गैंडोला का प्रमुख दिखाई देता है। अब ये जो परियोजनाएं बन रही हैं, ये कहां बन रही है, कैसे बन रही हैं, तो सबसे पहला आते हैं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना पे, कि आखिरकार ये जो हेमकुंड साहब रोपवे परियोजना है ये कितनी लंबी है। तो ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबी नजर आती है। इस अकेली परियोजना में जो 4,000 करोड़ में से लगभग 2,730 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। नॉर्मल यात्रा देखें तो 21 किलोमीटर की बड़ी कठिन यात्रा होती है, जिसमें लोग पैदल जाते हैं, टट्टू की सहायता से जाते हैं, पालकी की सहायता से यहां पर जाने का काम करते हैं।
गोविंद घाट से घंगरिया तक जो है मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक से, और घंगरिया से हेमकुंड साहब तक ट्राई केबल डिटेचेबल गैंडोला तकनीक का उपयोग किया जाना है। ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। और प्रतिदिन प्रति घंटे लगभग कितने यात्री यात्रा करेंगे, तो 1100, जैसे 1100 यात्री करेंगे और पूरे दिन में लगभग 10 घंटे चलेगा, तो लगभग 11,000 यात्री सफलतम सरलतम यात्रा कर पाएंगे। ये है केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट। इसके अलावा कैसे बनने वाला है, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से इसे बनाया जाना है। इसके तहत इसकी डिजाइन बनेगी, इसका निर्माण होगा, इसमें फंड लगेगा, इसका कंट्रोल होगा, फिर इसका ट्रांसफर सरकार को किया जाना है। इसके अलावा यात्रा सुगम और तीव्र होने वाली है, विशेषकर मई से सितंबर के बीच में जब गुरुद्वारा खुला रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और प्रति वर्ष इससे 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है या वो किसी कारण से वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये बहुत फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ के रोपवे की बात करते हैं, तो इसके लिए भी तो महत्वपूर्ण है। तो ये रूट कहां से होकर जाने वाला है, तो ये रूट सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक ट्राई केबल डिटेचेबल, 3 केबल रहेंगे, 2 स्टेबल रहेंगे, एक केबल आगे पीछे की ओर ले जाएगी। तो 3S केबल टेक्निक से इसे बनाया जाना है। ये लगभग 13 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 12.9 किलोमीटर लंबा है। इससे प्रति घंटे 1800 1800 यात्री यात्रा करेंगे, अर्थात दिन भर में 18,000 यात्री यात्रा कर पाएंगे। और ये इस चीज को विशेष बनाता है। अब वर्तमान में देखें तो हेलीकॉप्टर से टट्टू से 16 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई करवाई जाती है, जिसके कारण कई बार समस्याएं भी देखने को मिलती है। महत्व यही है कि केदारनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, 4 धाम की यात्रा का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहां तक जाना सभी भारतीयों हिंदुओं के लिए संभव हो पाएगा। विकास मोड ये भी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनेगा। डिजाइन बनाना हो, निर्माण करना हो, फाइनेंस करना हो, कंट्रोल करना हो, फिर ट्रांसफर करना हो, ये सब चीजें पीपीपी मॉडल से ही बनकर तैयार होने वाली है। क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो भैया इससे आतिथ्य, यात्रा, खाद्य, पेय, पर्यटन सभी में वृद्धि होगी। बड़ी बड़ी मशीनों को वहां तक ट्रांसफर किया जा सकता है। सिक्योरिटी बनेगी, भूस्खलन और मौसम संबंधी जोखिमों से बचाव होगा। परमानेंट लगी होंगी तो कोई समस्या यात्रियों को कभी देखने को नहीं मिलने वाली है। अब आता है यही जो हमने पढ़ा, DBFOT। डी माने क्या होता है, डिजाइन, बी माने बिल्ड, एफ माने फाइनेंस, ओ माने ऑपरेट और टी माने ट्रांसफर। ये क्या होता है भाई, पीपीपी मॉडल का क्या रूप है, तो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट मॉडल का, ये पार्टनरशिप मॉडल का ये कंक्लूजन दिखाई देता है, जिसमें 5 स्टेप किए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है निजी क्षेत्र की भूमिका। यदि सरकार ही पूरा कर लेगी तो काम लेट होगा, पर निजी क्षेत्र यदि इसमें आ जाएगा तो काम क्वालिटी का भी होगा और जल्दी भी होना संभव हो पाएगा। और पूर्ण अवधि तक सरकार को हस्तांतरण करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नेशनल हाईवे होते हैं उसमें रोड के टोल टैक्स लिए जाते हैं, वैसे ही यहां पर टैक्स लेने के बाद, यहां पर पैसा लेने के बाद एक समय के बाद ही गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। राजस्व मॉडल ये दिखाई देता है, मूल रूप से सरकार द्वारा इसका प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है और उपभोक्ता ये जो यूजर है वो टोल फ्री टैरिफ के रूप में वसूली करते रहते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं। हस्तांतरण की जो अवधि है वो एक लिमिटेड टाइम की, कितने समय में आप अपना फंड निकाल लेंगे, उसके बाद सरकार को वापस कर दिया जाता है और ये परियोजनाएं बहुत सफल भी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में श्री हेमकुंड साहिब जी कौन है, आखिरकार इतना फेमस क्यों है ये क्षेत्र जो इनके नाम पर दिखाई देता है। तो जो हेमकुंड साहिब या गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब जी, ये सिखों के प्रमुख 10वें, या आप कह सकते हैं सिखों के 10वें सिख गुरु माने जाते हैं और सिख समुदाय के लिए क्षेत्र बहुत पवित्र माना जाता है। तो कहां लोकेट करता है, तो हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और हिमालय पर्वतमाला से इसकी ऊंचाई लगभग 15,000 मीटर की दिखाई देती है। हेमकुंड के प्रसिद्ध होने का कारण यही हेमकुंड साहिब की उपस्थिति है। यह एक संस्कृत से लिया गया नाम है जिसका हेम का अर्थ होता है बर्फ और कुंड का अर्थ होता है कटोरा। तो बर्फ के कटोरे में उपस्थित क्षेत्र हेमकुंड कहलाया। कौन से नंबर के गुरु, तो 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली भी इसे माना जाता है। इसके अलावा मई से लेकर सितंबर के बीच में मूल रूप से यहां पर 5 महीनों के लिए ओपन रहता है, बाकी समय ये क्लोज दिखाई देता है। इसका उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ में भी दिखता है।
सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा कि खुद गुरु गोविंद साहब जी के द्वारा रचित पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके आसपास के क्षेत्र का नाम लोकपाल से जानते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग किस नाम से जानते हैं? तो लोग एक लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पंडित तारा सिंह नरोत्तम जो 19वीं सदी के निर्मला विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले वो पहले सिख भी थे। क्योंकि बर्फ में दबा रहता था तो बहुत विशेष इनका धार्मिक कार्य आज के डेट में दिखाई देता है। अब हम चलते हैं हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र केदारनाथ के बारे में। वैसे तो इसके बारे में जितनी भी बातें बताई जाए कम होंगी, परंतु ज्ञान के लिए से, एग्जाम में आने वाले पॉइंटों के लिए से क्या महत्वपूर्ण है, तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, कब कराया, इसका कोई उल्लेख हमारे पास मूल रूप से नहीं दिखता। पर माना जाता है कि महाभारत काल के बाद पांडवों द्वारा इस मंदिर का मूलतः निर्माण किया गया था। सतयुग में भी केदार नामक राजा ने यहां घोर तपस्या की थी और यहीं से इसका नाम केदारनाथ पड़ गया था। केदार का अर्थ क्या होता है? तो केदार का अर्थ दलदल होता है और भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति होने के कारण इस जगह को केदारनाथ कहा गया है। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में मंदाकिनी के अलकनंदा और सरस्वती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। अक्षय तृतीया के बाद जो बैसाख माह आता है उसमें यह खुलता है और भैया दूज के दिन इसे क्लोज कर दिया जाता है, इसे बंद कर दिया जाता है। गर्भगृह की यदि हम बात करें तो प्रमुख मूर्तियां यहां पर भगवान शिव की स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहां पर दिखाई देता है। इसके अलावा गर्भगृह के बाहर मां पार्वती का पाषाण पत्थर की एक बहुत सुंदर मूर्ति हमें दिखाई देती है। इसके अलावा सभा जो मंडप है वहां पंच पांडव, श्री कृष्ण और माता कुंती की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। और मुख्य द्वार जब आप गेट में जाएंगे तो यहां पर भगवान श्री गणेश और नंदी जी की प्रतिमा शुरू में ही दिखाई देती है, जो इसके धार्मिक अनुष्ठान को, इसके धार्मिक महत्व को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। अब बात करते हैं पर्वतमाला परियोजना क्या है। आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट है इतना महत्वपूर्ण क्यों है देश के लिए? तो पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है इसे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण है कि 2022-23 में भी एक कुशल और सुरक्षित वैकल्पिक परिवहन नेटवर्क के रूप में इसे माना जाता है, जहां भूस्खलन होता है, जहां भूकंप होता है। इसके अलावा एक बार निर्माण के बाद इसमें जो गलतियां हैं, जो इसमें नुकसान है, इसमें होने वाली क्षति होती है वो न्यूनतम होती है। एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं होती। कई बार मेंटेनेंस संबंधी समस्या कभी कभी सालों में एक बार कभी दिखाई देती है, परंतु उससे भी कोई नुकसान नहीं होता दिखाई देता है। कौन क्रियान्वयन करेगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के द्वारा इसे अधिकृत किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके लिए 100% स्वामित्व वाली क्या दिखाई देती है? इसके लिए क्या दिखती है? एसपीवी भी दिखाई देती है। आत्मनिर्भरता लाना है, देश में रोपवे की अवसंरचना का विकास करना इसका प्रमुख काम भी है। क्या करेगा भैया? तो जहां पर सड़क नहीं बनाई जा सकती, जहां सुरंग नहीं बनाई जा सकती, दुर्दांत दुर्गम इलाके हैं, वहां तक लोगों की पहुंच हो, इसके लिए इसको बनाया गया है। किस मॉडल से बनाया जाएगा? तो इसे पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से इसे बनाया जाना है। इसके अलावा क्या बढ़ाना है? तो टूरिज्म को बढ़ाना है। यात्रियों के लिए संपर्क साल भर हो सके, सुगम हो सके, इसके लिए काम करना है। यह परियोजना उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए प्रमुख रूप से लागू दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं क्या भारत और विश्व के कौन कौन से ऐसे रोपवे हैं जो दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। तो भैया दुनिया के यदि सबसे लंबे रोपवे की बात करें, ये ही जो बहुत सुंदर पर्यटन में बहुत प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, इनकी यदि हम लंबाई के आधार पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एमआई टेलीफेरिका रोपवे, जो कहां दिखाई देता है? साउथ अमेरिका में दिखाई देता है। इसकी लंबाई 33 किलोमीटर लगभग दिखाई देती है। यह लापाज और एल एल्टो शहर को जोड़ता है। दुनिया का सबसे अर्बन नेटवर्क है, शहर के बीचों बीच चलने वाला नेटवर्क दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे नंबर में, तो ये जगह का नाम है तारा देवी शिमला, जो भारत का सबसे बड़ा रोपवे भी माना जाता है। इसके बारे में यदि मैं डिटेल की बात करूं तो यह रोपवे हिमाचल प्रदेश में लोकेट होता है। 13 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। 1 मार्च 2025 को इसका काम शुरू करने का तैयारी में है। सरकार क्या कर रही है? इसको बनाना शुरू कर रही है और न्यू डेवलपमेंट एनडीबी से इसको प्रोजेक्ट को पैसा मिला है और 20% केंद्रीय गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है?
पैसा दे रही है। अब टॉप 10 इंडिया के कौन कौन सी जगह है जहां पर रोपवे है, तो सबसे पहला है गुलमर्ग की गोंडोला राइड। यदि आप कभी कश्मीर जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप इस रोपवे का आनंद लें, तो जब आप सोच रहे हैं, जब आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हैं ना, उस समय इस गोंडोला राइड को बुक कर दीजिएगा, तब ही मिलेगा। वहां लाइन लग के तो ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या करना है, तो गुलमर्ग की जो गोंडोला राइड है, यह एशिया की सबसे ऊंची केबल कार है। यहां पर 2 रोपवे होते हैं, नंबर 1 केबल और नंबर 2 केबल, तो दोनों महत्वपूर्ण यहां दिखाई देती हैं। ओली रोपवे जो उत्तराखंड में है, ये स्कीइंग के लिए फेमस है। इसके अलावा जो यही बन रहा है नैना देवी, हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों तक के लिए है ना। फिर नामची रोपवे जो सिक्किम में है, सुंदर पहाड़ियों का नजारा आप यहां पर देख सकते हैं। गैंगटॉक रेलवे रोपवे जो सिक्किम में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। फिर गलेक मॉर्गन रोपवे जो तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट में लोकेट होता है। दार्जिलिंग रोपवे जो वेस्ट बंगाल में है, खूबसूरत पहाड़ियां यहां से देखी जा सकती हैं, बड़ी सुंदर नजर आती हैं। गिरनार रोपवे जो गुजरात में है, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। अब फायदा क्या है, अब बना तो दिए हैं, अब फायदा क्या है, क्यों बनाते हैं इसे, तो फायदा कर यही है कि भैया भूमि की कम आवश्यकता होती, खंबे गड़ाओ, ऊपर ऊपर चलने दो। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, जो ब्लास्ट कर सकते हैं, गोली बारी चल सकती है, उनके लिए उपयुक्त है। जहां तक दुर्गम क्षेत्र है, जहां तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। लागत प्रभावी, एक बार पैसा लगना है, बार बार मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। किफायती परिवहन सुविधा है, सस्ती पड़ती है। तीव्र और सुगम है, जल्दी जल्दी पहुंचा जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल है, इससे कोई नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण को नहीं होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिल्कुल बेस्ट मानी जाती है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अब देश का पहला अर्बन रोपवे जो है वो कहां बन रहा है, तो ये बन रहा है वाराणसी रोपवे। अब वाराणसी रोपवे बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप यहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया ये अर्बन रोपवे शहर के बीचों बीच चलने वाला है। तो क्या क्या इसमें विशेष है, तो भारत का पहला शहरी जो रोपवे है, ये यूपी के वाराणसी में बन रहा है। ये भी पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसे वाराणसी कैंट के द्वारा रथ यात्रा से इसे जोड़ा जाना है। इसमें 96,000 लोगों को प्रतिदिन रोपवे का क्या लिया जा सकता है, सहारा भी दिया जाएगा। और यही था आज का ये प्रोग्राम का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें आपने पूरा का पूरा पर्वतमाला प्रोजेक्ट को जाना कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट है क्या। और ऐसी ही तात्कालिक जानकारियों के लिए लगातार आपको जुड़े रहना है, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और देखते चलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि उत्कर्ष में इस समय चल रहा है होली धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है 90% तक का अप टू डिस्काउंट, 100% का आपको हो सकता है कैशबैक भी इसमें मिल जाए। और यदि आप पहले से ऑनलाइन के पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको इसमें मिल सकता है 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट, मिलेगा ही मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। और यदि आप बुकशाला में जाते हैं तो बुकशाला में उपस्थित सभी बुकों पर आपको मिल रहा है अप टू 90% का ऑफ। तो भाई ये 9 तारीख से लेकर 20 मार्च तक के जो ये होली हंगामा उत्कर्ष में आपके परिवार में चल रहा है, इसका लाभ जरूर उठाइए। और मुलाकात आपसे फिर से बहुत जल्दी नए वीडियो में करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और अगली होली, अगली दिवाली आप एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर बंगले में मनाएं, यही हमारी कामना है। जय हिंद।